मिलेगा। खैर, इसको और विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर विवेक बिंदल डायरेक्टर हैं रोबोटिक एंड बेरिएट्रिक सर्जरी मैक्स हॉस्पिटल से, और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव फाउंडर एसएस इनोवेशन। तो मेरा सवाल डॉक्टर बिंदल आपसे होगा कि भारत में हम देख रहे हैं रोबोटिक सर्जरी का जो भविष्य है, जो ग्रोथ है, वो बहुत ही शानदार दिख रहा है। इनफैक्ट अभी हमने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी कि न्यूजीलैंड की एक महिला भारत में आई, उनको 5 साल की वेटिंग थी न्यूजीलैंड में और $80,000 का इलाज उनका हो रहा था, और वो भारत में आके $20,000 में अपना इलाज करा के 3 दिन में चलती फिरती अपने वापस घर चली गई। तो कितनी सुखद और कितनी बेहतरीन स्टोरी है कि भारत में एक तरफ रोबोटिक सर्जरी की ग्रोथ है, सस्ता इलाज है, लेकिन भारत में ही लोगों को बीमा मिलने में, बीमा क्लेम मिलने में समस्याएं आती है। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल यही होगा सर कि भारत में रोबोटिक सर्जरी का जो वास्तविक लाभ मरीजों को मिलता है वो खासकर लॉन्ग टर्म रिकवरी है, और दूसरा हम देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस की दृष्टि से अगर हम समझना चाहें तो ओवरऑल रोबोटिक सर्जरी कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो रही है। जी नमस्कार डोभाल जी, पहले तो आपका जी बिजनेस का धन्यवाद इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने के लिए। थैंक यू सर। मैं पर्सनली रोबोटिक सर्जरी पिछले 15 साल से कर रहा हूं और हमने इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन पिछले 4-5 साल के अंदर ये बहुत पॉपुलराइज हुई है और इसकी एप्लीकेशंस काफ़ी बड़ी हैं। अब इंश्योरेंस का जहां तक सवाल है, उसका IRDA ने 2019 में एक सर्कुलर निकाल के रोबोटिक सर्जरी को इंश्योरेंस में कवर करने के लिए मेडिक्लेम पॉलिसीज के लिए एक पॉलिसी बनाई, जो अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हुई। जब हम बात करते हैं किसी ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशंस की, तो वो कॉम्प्लिकेशंस ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, पेन या अर्ली रिकवरी, लेट रिकवरी, इसके उसमें माना जाता है, या फिर किसी पेशेंट को वापस एडमिशन करना पड़ा या नहीं पड़ा। ये सारी चीज़ें रोबोटिक टेक्नोलॉजी के द्वारा जब हम ऑपरेशन करते हैं तो वो डिक्रीज होती हैं। ब्लीडिंग, इन्फेक्शन रेट्स कम पाए गए हैं। बहुत सारे ऑपरेशंस के हजारों ऐसे पेपर्स हैं, ऐसा डेटा है जो पूरी दुनिया भर में पब्लिश्ड है, और हमारे हिंदुस्तान से हमारे डिपार्टमेंट द्वारा काफी सारा ऐसा डेटा पब्लिश्ड है, और बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने पब्लिश किया हुआ है, जिसके अंदर ये बड़ा क्लियर है कि कॉम्प्लिकेशन रेट रोबोटिक टेक्नोलॉजी में कुछ प्रोसीजर्स के अंदर कम होता है। सवाल ये आता है कि इंश्योरेंस कंपनी किस प्रोसीजर को रिम्बर्स करती है, किसको नहीं करती। ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनीज को खर्चा ज्यादा बैठता है, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, दे आर फॉर प्रॉफिट वेंचर्स। परंतु मरीज जब हमारे सामने होता है, अगर हमें गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज करना है और इंश्योरेंस कंपनी बोले गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए रोबोटिक सर्जरी नहीं दी जाएगी, रोबोटिक सर्जरी का क्लेम नहीं दिया जाएगा, तो सिंपल ऑपरेशन है, तो ये गलत है। क्योंकि किसी का गॉल ब्लैडर फटा हुआ हो सकता है, किसी को पैंक्रेटाइटिस हुआ हो सकता है स्टोन की वजह से, किसी को गॉल ब्लैडर के अंदर गठान हो सकती है, किसी को गॉल ब्लैडर में एम्पाइमा हो सकता है, मिरीजी सिंड्रोम हो सकता है। तो एक ही मापदंड पे सारे गॉल ब्लैडर्स को नाप के मना कर देना, या एक ही मापदंड पे हर्निया को बोलना कि सिंपल ऑपरेशन है, आप लेप्रोस्कोपी से करें। और जहां तक बात है 5 लाख में इंश्योरेंस अगर किसी की है, उसमें सब लिमिट अभी इंश्योरेंस ने अप्लाई की हुई है कि रोबोटिक सर्जरी करेंगे तो 1 लाख ही देंगे, आप जनरल सर्जरी करें तो 2 लाख रुपए भी ले लें। तो वो बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल है। आई थिंक उसमें बहुत अभी काम करने की जरूरत है। जाहिर तौर पर सर बहुत काम करने की जरूरत है। जैसे कि आपने डिफाइन किया कि ये बॉडी है, कोई टेक्निकल मशीन का पार्ट नहीं है कि आपने एक ही बोल्ट या एक ही साइज में बना दी और एक साथ बदलना शुरू कर दिया। ये तो डॉक्टर डिसीजन लेते हैं वहां पर कि कौन सी बेस्ट सर्जरी है, और उसको उस समय अप्लाई किया जाता है। ऐसे में बीमा कंपनियां सारे इलाज को एक साथ एक तराजू पर तौलेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है।